नमस्ते। और इस विशेष काव्य व्याख्या में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से। आज हम हिंदी साहित्य की एक बेहद खूबसूरत रचना पर बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। ये महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक अत्यंत ही मनमोहक कविता है। आज हम इस कविता के हर एक पहलू, इसके गहरे अर्थ और इसमें छिपे भावों को बहुत ही सरलता से समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि शब्दों में पिरोई गई ये सुंदर कविता बिल्कुल जीवंत हो उठे। तो चलिए, पूरे उत्साह और एक शांत मन के साथ इस काव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक नज़र आज की इस यात्रा की रूपरेखा पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम फागुन मास के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की बात करेंगे। उसके बाद कविता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद्यांशों का वाचन होगा और हम उनके शब्दार्थ समझेंगे। फिर हम प्रकृति के जीवंत मानवीकरण पर चर्चा करेंगे और अंत में कविता के उल्लास और इसके मुख्य संदेश को जानेंगे। तो आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। फागुन मास का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। फागुन का नाम सुनते ही मन में उल्लास, रंगों और मस्ती का एक चित्र सा उभर आता है ना? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि निराला जी की ये कविता सिर्फ प्रकृति का वर्णन भर नहीं है, बल्कि ये इंसान के मन की खुशी का प्रकृति के साथ एक अनोखा मिलन है। वसंत ऋतु के समय जब होली का मौसम आता है, तब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। चारों तरफ रंगों बिरंगे फूल, नई पत्तियां और एक मीठी मीठी सुगंधित हवा होती है। ये सुंदरता इतनी अधिक, इतनी नशीली होती है कि ऐसा लगता है मानो ये धरती की भौतिक सीमाओं में भी नहीं समा पा रही है। और सच कहूं तो जब मन भीतर से प्रसन्न होता है ना, तो बाहर की ये सुंदरता और भी ज्यादा जादुई लगने लगती है। अब हम भाग 2 की ओर चलते हैं, जहां हम प्रथम पद्यांश और उसके कठिन शब्दार्थों को समझेंगे। इस जादुई सुंदरता को गहराई से महसूस करने के लिए इन पंक्तियों के लय और प्रवाह को सुनिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। निराला जी ने कितने कम शब्दों में कितनी गहरी बात कह दी है। इन पंक्तियों को पढ़ते ही वसंत ऋतु की वो अनोखी चमक आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन इसके सटीक अर्थ को समझने के लिए चलिए पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ कुछ मुख्य शब्द हैं। अट का अर्थ होता है समाना या प्रविष्ट होना। आभा यानी चमक या सौंदर्य। फागुन हिंदू पंचांग का वह महीना है जिसमें होली आती है और वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होती है। और तन का अर्थ है शरीर। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आइए पद्यांश के भावार्थ को समझते हैं। तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि फागुन के महीने में प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि उस पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। कवि कहते हैं कि फागुन की चमक और सुंदरता इतनी असीमित है कि वो प्रकृति के इस भौतिक शरीर में समा ही नहीं पा रही है, वो बस बाहर छलकती जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बर्तन में जब पानी लबालब भर जाता है तो वो किनारों से बाहर गिरने लगता है। ठीक उसी तरह प्रकृति की सुंदरता हर तरफ छलक कर बिखर रही है। चलिए अब भाग 3 में द्वितीय पद्यांश और उसके शब्दार्थों को देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि मानो प्रकृति से सीधे संवाद कर रहे हैं। वे कहते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इन शब्दों में एक अजीब सी मादकता है, एक ऐसा खिंचाव है जो हमें प्रकृति के उस दृश्य में पूरी तरह से बांध लेता है। इसमें 2 बहुत ही सरल शब्द आए हैं, नभ जिसका अर्थ है आकाश या आसमान, और पर जिसका अर्थ है पंख। शब्द भले ही सरल हों, लेकिन यहाँ इनका प्रयोग बहुत ही गहरे और सुंदर अर्थ में हुआ है। वसंत में जब हवा चलती है तो वो फूलों की मधुर सुगंध से भरी होती है। ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और उसकी उस महकती हुई सांस से हर एक घर खुशबू से भर उठा है। ये खुशनुमा और ताज़ा वातावरण मन में एक हलचल सी पैदा कर देता है। मन कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमें पंख मिल गए हों और उस खुले नीले आसमान में उड़ने की तीव्र इच्छा हो रही हो। ये दृश्य इतना सम्मोहक है कि आंखें इस सुंदरता से हटाए नहीं हटती। अब आते हैं भाग 4 पर, जहां हम तृतीय पद्यांश और उसके शब्दार्थ समझेंगे। यहाँ लाल और हरे रंगों का बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। आइए इस अंतिम पद्यांश के सौंदर्य को महसूस करें। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है।
यहाँ वसंत के उन जीवंत रंगों को शब्दों के माध्यम से इस तरह उकेरा गया है जैसे कोई सुंदर चित्र बना दिया गया हो। आइए जल्दी से इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर लें। ओर का अर्थ है हृदय या छाती, मंद यानी धीमी या हल्की, पुष्पमाल यानी फूलों की माला, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, और शोभाश्री का मतलब है सुंदरता का भंडार। अंत में पट का अर्थ भी अट की ही तरह समाने से है। अब जरा मन की आंखों से इस दृश्य की कल्पना कीजिए। बसंत ऋतु में पेड़ों पर जो नई पत्तियां आती हैं, उनका रंग हल्का लाल और हरा होता है। डालियां इन लाल और हरे पत्तों से पूरी तरह लद गई हैं, और उनके बीच जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर एक बहुत ही मनमोहक, हल्की हल्की खुशबू देने वाली फूलों की माला पहन रखी हो। जगह जगह ये सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है कि अब इस पृथ्वी पर समा नहीं रही है। हरे और लाल रंगों का ये अनूठा संगम सच में मन को मोह लेता है। भाग 5, फागुन मास का जीवंत मानवीकरण। कविता के अर्थ को समझ लेने के बाद अब उस महत्वपूर्ण कला की बात करते हैं जिसके कारण ये कविता इतनी जीवित और स्पंदित लगती है। साहित्य में एक बहुत ही सुंदर अलंकार होता है जिसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव चीज के बारे में ऐसे बात की जाती है जैसे कि वो कोई जीवित प्राणी हो, तो वहाँ मानवीकरण होता है। इस पूरी कविता में फागुन के महीने को सिर्फ एक मौसम की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते, सांस लेते और खुशी मनाते हुए प्राणी की तरह हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि कवि ने ये कैसे किया है। कहीं सांस लेते हो, यहाँ हवाओं के चलने को फागुन के सांस लेने के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक मानवीय गुण है। घर घर भर देते हो, वो अपनी सांसों से घरों को महका रहा है। पर पर कर देते हो, वो आसमान में उड़ने के लिए मानो पंख फड़फड़ा रहा है। और फिर अपने हृदय पर फूलों की माला पहनना, इन सभी मानवीय क्रियाओं ने वसंत ऋतु को बिल्कुल जीवंत कर दिया है, मानो कोई बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज व्यक्ति साक्षात हमारे सामने खड़ा हो। और अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, उल्लास और कविता का मुख्य संदेश। इस पूरी काव्य प्रस्तुति का सार बहुत ही गहरा है। ध्यान दीजिए, ये कविता केवल बाहर खिले हुए फूलों और पत्तों के बारे में नहीं है, ये असल में हमारी अपनी मनस्थिति के बारे में है। कवि निराला जी भीतर से बहुत प्रसन्न है, उल्लास से भरे हैं, और उनकी वो आंतरिक खुशी बाहर के वसंत के साथ मिलकर एक हो गई है। जब मन खुश होता है तो हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। कवि का मन और प्रकृति का सौंदर्य इस कविता में एक दूसरे के प्रतिबिंब बन गए हैं। तो चलिए इस प्रस्तुति का अंत एक छोटे से विचारणीय प्रश्न के साथ करते हैं। जरा सोचिए, जब हम प्रकृति के इतने सुंदर, इतने विशाल और छलकते हुए रूप को देखते हैं, तो वो हमारे भीतर के तनाव और चिंताओं को कैसे मिटा देता है, कैसे वो हमारी भावनाओं को एक नई उड़ान दे देता है। अगली बार जब वसंत में खिले हुए फूल दिखें या वो सुगंधित हवा महसूस हो, तो निराला जी की इस कविता को और इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। इसी के साथ मैं रश्मि विश्वास आपसे विदा लेती हूँ। आशा है इस कविता की गहराइयों में उतरकर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। धन्यवाद।